अक्सर इंडिपेंडेंस डे पे हम देशभक्ति के गाने सुनते हैं और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज का ये इंडिपेंडेंस डे का वीडियो कुछ अनोखा होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडिया। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कौन होंगे वो लोग जो इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में मदद कर सकते हैं इंडिया के गवर्नमेंट की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। आप कौन सा इंडिया देखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? लेफ़्ट साइड वाला इंडिया ये है कि जो अभी प्रेजेंट इंडिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिसका आज इंडिपेंडेंस डे है। और राइट साइड वाला इंडिया ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया वाला इंडिया, जिसमें अभी का पाकिस्तान, थोड़ा सा पार्ट ऑफ बुर्मा म्यांमार और साथ ही साथ श्रीलंका और बांग्लादेश भी आते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें वो इंडिया देखना है जो वापस ब्रिटिश ऑक्यूपाई करे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये इंडिया चाहता हूँ जो पहले से एक इंडिया था, जिसमें अभी का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आए। और दोस्तों, ये है ओल्ड इंडिया या फिर मौर्यन एम्पायर वाला इंडिया। ये पूरे एरिया पे जो ब्लू कलर से मार्क्ड है, उस पे मौर्यन एम्पायर ने कब्जा किया था, जिसमें अफ़गानिस्तान भी आता था। दोस्तों, मैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कई लोग एक पुराना इंडिया चाहते हैं, यानी कि विदाउट पार्टीशन वाला इंडिया। ये पार्टीशन तो एक धोखा था हमारे लिए, हमारे मुल्क के वासियों के लिए। हमें वो इंडिया चाहिए जहाँ पर ये तीनों मुल्क के वासी एक साथ रहे, और अगर नीचे दी हुई 5 कंट्रीज़ में से किसी को ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यानी कि मोदी बीजेपी गवर्नमेंट, वो हेल्प करेगी तिब्बत को उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस गेन करने में चाइना से, क्योंकि चाइना ने उसके लैंड पे कब्जा करके रखा है। और फिर तिब्बत को ऑप्शन दिया जाएगा कि तिब्बत को ज्वाइन करना है इंडिया को या फिर खुद का एक कंट्री बनाना है, जिसमें तिब्बत का फ़ायदा ये होगा कि वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इंडिया तब तक डेवलप्ड रहेगा और तिब्बत को नया तिब्बत फॉर्म करने में बहुत देर लग सकती है। अफ़गानिस्तान के भी कुछ इश्यूज सॉल्व हो गए तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया के साथ रीयूनाइट कर सकता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की। आज हम इन 3 फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे, लेकिन भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और कई लोग भी फ्रीडम फाइटर्स थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल पे तो हमने बहुत रिस्पेक्ट जताई, उनके बारे में बहुत बातें की। महात्मा गांधी इंडिया के नोटों पे है और साथ ही साथ सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का क्या? इन्होंने तो INA फॉर्म की थी, इन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस दिए, लेकिन इनके लिए हमने क्या किया? बल्कि इन्हें तो एक मिस्टीरियस डेथ सहनी पड़ी। साथ ही साथ इन्हें इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिली और अभी तक इनकी डेथ की पूरी फाइल्स क्लियर भी नहीं है। दोस्तों, जो सुपर पावर इंडिया मैं चाहता हूँ, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ कंट्रीज़ का एरिया मिला के जो इंडिया बनेगा, वो इंडिया जो सुपर पावर बनेगा, वो सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे और अब्दुल गफ़ार खान भी पार्टीशन को अपोज करते थे। उस वक्त की कच्ची पक्की लीडरशिप के कारण हमें पार्टीशन सहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त किसी ने स्टैंड नहीं लिया। महात्मा गांधी तो बोल रहे थे मैं नहीं चाहता पार्टीशन, सुभाष चंद्र बोस तो कंट्री में थे ही नहीं, सरदार पटेल का पता नहीं, लेकिन कुछ मोहम्मद जिन्ना वाले टाइप के लोग चाहते थे पार्टीशन, क्योंकि उनमें उनका फ़ायदा था। पीपल वांटेड इंडिपेंडेंस बट नॉट पार्टीशन, और इंडिपेंडेंस भी ब्रिटिश से, खुद के लोगों से नहीं। लेकिन अब कुछ लोगों को आगे आके एक पक्की लीडरशिप तैयार करने की ज़रूरत है जो इंडिया को सुपर पावर बनाए। ये कुछ रिकमेंडेड गीत है जो आप गा और सुन सकते हैं आज के इस प्रेस्टिजियस दिन पर। आज ही नहीं बल्कि हर दिन पर। हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ दिन ही हमारे देश को याद करना है। इस देश ने हमें क्या क्या नहीं दिया, हमें इसे रोज़ याद करना चाहिए। आप में से बहुत कम लोग जन गण मन का वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते होंगे और ये क्या सिंबलाइज करता है जानते होंगे। मैंने भी इसके बारे में कल ही पढ़ा जब मैं वीडियो बना रहा था, तो आप भी जाके पढ़िए और इसे समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया को बनाता कौन है। हु मेक्स इंडिया? इंडिया को बनाते हैं फार्मर्स, इंडिया को बनाते हैं सोल्जर्स। लेकिन आजकल की इस दुनिया में कितने फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं? जो पॉलिसी फार्मर्स के लिए बनाई जा रही है, वो तो करप्ट ऑफिसर्स अपने जेबों में भरे जा रहे हैं। आजकल सोल्जर्स भी बहुत कम लोग बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जान का खतरा है। सोल्जर्स भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स और फैमिलीज़ में से आते हैं, वो फैमिलीज़ जो बहुत पहले से मिलिट्री को अपनी सर्विस देते हैं।
जैसे कि अभिजीत चावड़ा सर ने रणवीर अलाहाबादिया सर के पॉडकास्ट में कहा, हमें अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है और ये हमें सही में है। हमें अच्छे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें अच्छे बिजनेसमैन चाहिए। हमें अभी प्रेजेंट इंडिया में जॉब देने वालों की गरज है, क्योंकि कोविड का काल अभी समाप्त होने आया है और बहुत नौकरियां चले गई है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया की, तो वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ये याद रखिएगा कि लीडर्स मतलब पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिशियंस का तो स्तर गिरता ही गिरता जा रहा है। साथ ही साथ हमें अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस वालों की भी ज़रूरत है, लेकिन आजकल के बहुत से लोग गवर्नमेंट ऑफिसर और पुलिस वाले बन के फ़ायदा उठाते हैं करप्शन करके, जो हमें रोकना पड़ेगा। और इसका एक मेजर, एक सॉल्यूशन हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे बॉलीवुड यूट्यूबर्स, मीडिया और टीवी शोज़ बनाते हैं इंडिया को, क्योंकि यही लोगों के माइंड को शेप करते हैं। बॉलीवुड का भी स्तर बहुत गिर चुका है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे हैं, कुछ बहुत ही लेफ्टिस्ट है या कुछ बहुत ही राइटिस्ट है। कुछ मीडिया चैनल्स तो पूरे बिक गए हैं, कुछ ही बचे हैं जो अभी ठीक है। टीवी शोज़ सबसे अच्छे हैं इन चीज़ों में। टीवी शोज़ मतलब मैं तारक मेहता और वागले की दुनिया जो सब टीवी पर आता है उनकी बात कर रहा हूँ। तारक मेहता एक कॉमेडी शो के साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाता है अलग अलग दिनों पर, और वागले की दुनिया भी अवेयरनेस फैलाता है। उसके कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, दोनों सीरियल्स के या टीवी शोज़ के। अगर आपको बॉलीवुड पर वीडियो चाहिए तो 5-6 कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि उसमें कितना स्ट्रगल लगता है, क्या फैक्ट्स है बॉलीवुड के, क्या अंदर की बातें हैं, क्या गलत चीज़ें बॉलीवुड करता है, साथ ही साथ इंडिया की गवर्नमेंट उसका कैसे फ़ायदा ले सकती है, बॉलीवुड और इंडिया की गवर्नमेंट मिलकर कितना पैसा कमा सकते हैं दूसरे वर्ल्ड में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें आमिर खान को पीके में देखना नहीं पसंद, लेकिन हम बहुत एंजॉय करते हैं जब हम आमिर खान को लगान जैसी मूवीज़, 3 इडियट जैसी मूवीज़ में देखते हैं। तो सेम विद सलमान खान पर बहुत मीम्स बन रहे हैं उनकी कुछ मूवीज़ के बाद, लेकिन सलमान खान भी अच्छे एक्टर थे। उन्हें हमें हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है मूवीज़ में देखा है और वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी। बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स तो हमारे पास है, उन्हें देखें और अपना नॉलेज इंक्रीज़ कीजिए। आपको मैं कैसा लगता हूँ और आपके अच्छे यूट्यूबर्स आपको जो पसंद है उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ मीडिया तो पूरा बिक चुका है, यह आप सभी को मालूम है। मीडिया आलतू फालतू चीज़ें ज़्यादा बताता है काम की चीज़ों से। आइए अब बात करते हैं इंडिया की फ्यूचर की। इसके बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट पीपल कौन है जो इंडिया को एक ब्राइट फ्यूचर देते हैं, इंडिया को सुपर पावर बनने के बाद और सुपर पावर बनने में काम आएंगे। इसमें बड़े बड़े लोग और बिजनेसमैन के नाम नहीं हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, क्योंकि वो तो हमें काम आएंगे ही आएंगे। इसमें कुछ यंग लोगों के नाम हैं, जैसे कि विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, उज्जवल पाटनी, रणवीर अलाहाबादिया, राज शमानी, अभिमन्यु और कई सारे लोग इसमें आते हैं। अभिजीत चावड़ा और अपोजिशन लीडर्स भी हमें काम आएंगे, क्योंकि एक अच्छा अपोजिशन उतना ही ज़रूरी है जितनी एक अच्छी गवर्नमेंट ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी इसमें आऊँ तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, अगले 25 सालों में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बढ़ेंगे चाइना और पाकिस्तान के साथ, और अगले 50 सालों में पूरे ख़त्म हो जाएंगे। चाइना की अगर दुश्मनी ख़त्म हो गई तो आसानी के साथ पाकिस्तान की भी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का सैटेलाइट ही है। और जो भी आने वाले पीएम होंगे या होगी, उन्होंने वार्न कर देना चाहिए पूरे वर्ल्ड को कि अब इंडिया चुप नहीं रहने वाला है। अगर टेररिज्म हुआ तो हम अटैक करेंगे वापस उसी कंट्री पे जहाँ से वो टेररिस्ट आए थे, पूरे ब्लूप्रिंट के साथ। हम एक को भी छोड़ेंगे नहीं। और अगर वेस्टर्न मीडिया ने, यूरोप ने इंडिया को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और अगर वॉर की सिचुएशन हो गई इन दोनों के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में, जो कभी होगा तो नहीं, तो हम चाइना का भी सपोर्ट लेने के लिए कतराएंगे नहीं। और अगर चाइना पाकिस्तान ने कुछ गलती की तो यूएसए तो हमें सपोर्ट करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं हैशटैग एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया हैज़ टू मेक एंड देन शेप पीपल। इंडिया को क्रिएटर्स तैयार करने हैं, ये हमने पहले भी कहा, और उसके लिए अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जिस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। एक पूरी नई एजुकेशन सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड को अडॉप्ट करनी होगी और वर्ल्ड को ये चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उस नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। कम से कम 5 कमेंट, 10 कमेंट मिलने के बाद हम उस पर वीडियो बनाएंगे।
अगला है क्रिएटिंग जॉब्स। इंडिया को जल्द से जल्द क्रिएट करने पड़ेंगे जॉब्स, क्योंकि कोरोना में बहुत लोगों की नौकरियां गई है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। कौन सी जॉब्स में लोगों को जाना चाहिए? डेटा साइंटिस्ट, वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है और पोजीशंस भी खाली है, इसलिए वहाँ पे आप अपग्रेड के ज़रिए सीख के वहाँ पे उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में जॉब बढ़ सकती है, इसलिए वहाँ पर जॉब्स बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करके लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए, जिसके वजह से जीडीपी में भी सुधार आएगा। अगला सेक्टर जहाँ पर इंडिया के लोगों को जॉब्स मिल सकते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया रिप्लेस कर सकता है चाइना को। आपको इतना पता ही होगा कि यूएस ज़्यादातर टेक पे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, और इसलिए उसे चीज़ें खरीदनी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग वाली दूसरों से, दूसरी कंट्रीज से। अब चाइना के और यूएस के ट्रेड रिलेशंस थोड़े ख़राब है, इसलिए यहाँ पर एक इंडिया को चांस मिलता है। इंडिया को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, और वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वाइज अच्छी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी वाइज बड़ी होनी चाहिए, जिसके वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी जल्दी मिल सकता है यूएस के द्वारा और अदर कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया को माइन करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि ये अभी डिमांड में है। जेफ बेजोस और कई ऐसे बिलियनियर्स ने भी इन पे पैसे लगाए हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में और अलग अलग चीज़ों में, ग्रीन एनर्जी में काम आते हैं। तो ये एनर्जी पे इंडिया को काम करना चाहिए, जिससे इंडिया को एक सडन राइज मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है। इंडिया को एक दावा रखना चाहिए कि एंटार्क्टिक और आर्कटिक के रिसोर्सेज को इक्वली बांटा जाए, या फिर ओशनिक बाउंड्री, जो कंट्रीज इस पे दावा नहीं करती है, यानी कि रशिया, अमेरिका, चाइना को छोड़ के, और बाकी सब कंट्रीज़ की ओशनिक बाउंड्री बढ़ानी चाहिए। कुछ नॉटिकल माइल्स उनको सामने माइन करने देना चाहिए। अब बात आती है इंडिया के कंस्ट्रक्शन फ्यूचर की। इंडिया का कंस्ट्रक्शन फ्यूचर बहुत ही अभी तक लूज था, और हमें इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग को इस्तेमाल करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए #3D प्रिंटिंग को भी ट्रेंड कराइए। इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूरत है कुछ ऐसे स्टार्टअप्स बनाने की, जैसे कि एक बड़ा सर्च इंजन जो इंडिया में इस्तेमाल हो, और साथ ही साथ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। फ्लिपकार्ट हमारा था, लेकिन अब वो वॉलमार्ट ने ख़रीद लिया है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हम बेचें ना दूसरे कंट्रीज़ को, ताकि हमारा डाटा भी सेफ़ रहे। मुझे और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया 2050 तक एक कंप्लीट सुपर पावर होगा, चाइना और यूएसए से भी बड़ा, रशिया से भी बड़ा। और ये सही भी है बोलना, एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर इंडिया बन चुका होगा 2050 तक। और 2050 तक ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि मुंबई और कई कोस्टल सिटीज़ इंडिया की अंडर वाटर हो जाएगी। तो इंडिया की गवर्नमेंट को साइंटिस्ट से कंसल्ट करके जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस इशू पर, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर करवा सकते हैं। सजेस्ट कीजिए टॉपिक्स कमेंट करके, हमें बताइए कि हमें काय पे वीडियो बनाना चाहिए। हमारा गोल सिर्फ इतना है कि सच और सॉल्यूशंस को आप तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और देशवासियों को जागरूक कीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।